नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कैश ट्रांजैक्शन लिमिट टू अवॉइड इनकम टैक्स नोटिस। दोस्तों, हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस ना आए, इसके लिए आपको किन किन कैश की ट्रांजैक्शन की लिमिट का ध्यान होना चाहिए। यानी अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहां पर इनकम टैक्स के अंदर लिमिट दी गई है। इस लिमिट को अगर आप क्रॉस करेंगे तो आप पर इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। तो इनकम टैक्स नोटिस को अवॉइड करना चाहते हैं तो कैश के ट्रांजैक्शन की लिमिट पता होनी चाहिए, और लिमिट क्या है, कितनी है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया है कि कितना कैश डिपॉजिट आपने सेविंग अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में किया है। दूसरा, कितना कैश विड्रॉल आपने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में किया है, इसकी लिमिट क्या है। लिमिट से ज्यादा करेंगे तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकती है। कैश लिमिट क्या है, कई खर्चे होते हैं जो हमें अलाउ होते हैं, इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, डिडक्शन अलाउ होते हैं, तो ये तभी अलाउ होते हैं जब आप इनको ज्यादा कैश में नहीं करते, यानी ऑनलाइन मोड से करते तब अलाउ होते हैं। तो उसमें भी क्या क्या लिमिट दी गई है। और लास्ट में हम देखेंगे कैश डिपॉजिट या फिर कैश विड्रॉल आईटीआर में इसको कैसे शो करना है। जो भी कैश डिपॉजिट किया गया है, जो भी कैश विड्रॉल हुआ है, आईटीआर में आप कैसे इसको दिखाएंगे। तो ये चार टॉपिक पर हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। कितना कैश डिपॉजिट, कितना कैश विड्रॉल, क्या है कैश लिमिट इनकम टैक्स के हिसाब से, और आईटीआर में कहां पर इसको शो आपको करना है। इसी के साथ अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न हमसे फाइल करवाना है तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सर्विस ले सकते हैं। हाल फिलहाल में अभी आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 4 जो है वो ऑनलाइन फाइल करी जा रही है, और आईटीआर 1, 2, 3, 4 ऑफलाइन भी फाइल करी जा रही है। आईटीआर 3 अभी तक एनेबल नहीं हुई है ऑनलाइन मोड में, लेकिन ऑफलाइन तरीके से आप फाइल कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो यहां पर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस पर कॉल करके हमसे बात करके जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप हमें भेज दीजिए, जिसके बाद आपकी आईटीआर जो है वो फाइल करवा दी जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम ये 4 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं कैश ट्रांजैक्शन लिमिट टू अवॉइड इनकम टैक्स नोटिस। आ जाते अपने सबसे पहले पॉइंट पे, हाउ मच कैश डिपॉजिट आप सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में कर सकते हैं। यानी कितना कैश डिपॉजिट आप अपने सेविंग अकाउंट में कर सकते हैं, इसके लिए लिमिट क्या दी गई है, करंट अकाउंट में क्या दी गई है। नॉर्मली सेविंग अकाउंट कौन यूज करता है, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है वो यूज करते हैं, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, ये लोग ज्यादातर सेविंग अकाउंट यूज करते हैं। अगर आप एक बिजनेस पर्सन है, बिजनेस रन करते हैं, तो नॉर्मली आप करंट अकाउंट यूज करते हैं। तो दोनों के लिए ही लिमिट देखेंगे कितना कैश डिपॉजिट आप कर सकते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या कोई लिमिट स्पेसिफाइड करी गई है? नहीं, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई भी ऐसी लिमिट जो है वो नहीं रखी गई है। आप कितना भी पैसा जो है वो सेविंग अकाउंट में डाल सकते हैं या फिर आप करंट अकाउंट में डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, आप जितना भी अमाउंट डालेंगे, चाहे वो आप बैंक में डाल रहे हैं, सेविंग में डाल रहे हैं, करंट में डाल रहे हैं, प्रॉपर सोर्स आपके पास होना चाहिए। सोर्स को आपको प्रूव करना चाहिए कि ये जो पैसा है वो आपका कहां से आया है। अगर ये सोर्स प्रूव कर देते हैं तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी पैसा आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर एक रिपोर्टिंग लिमिट दी गई है। क्या है वो लिमिट? अगर सभी सेविंग अकाउंट को मिलाकर, चाहे आपका एक अकाउंट हो, 2 अकाउंट हो, 3 अकाउंट हो, सभी अकाउंट को मिलाकर 10 लाख रुपया या उससे ज्यादा अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर आपने किया है, या फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, ये पूरे साल में एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपने 10 लाख रुपया उससे ज्यादा किया है, एग्रीगेट यहां पर देखा जाएगा। यानी कि आपने 5 लाख किया, फिर 5 लाख किया,
फिर 5 लाख किया, तो टोटल आपका 15 लाख, तो ये एग्रीगेट देखा जाएगा। या सिंगल ट्रांजैक्शन भी आपने 10 लाख से ज्यादा किया है तो सिंगल ट्रांजैक्शन भी देखा जाएगा। अगर 10 लाख से ज्यादा है सेविंग अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट की बात करें तो 50 लाख की लिमिट दी गई है। 50 लाख से ज्यादा अगर आपने कैश डिपॉजिट किया या कैश विड्रॉ भी क्यों ना किया है, 50 लाख डिपॉजिट के लिए, 50 लाख विड्रॉल के लिए। एग्रीगेट आपको देखना है 25-25 लाख करके किया है। फाइनेंशियल ईयर में देखना है तो उस केस में जो भी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है या पोस्ट ऑफिस है जहां पर आपने कैश डिपॉजिट करवाया है, वो आपकी जानकारी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी को दे देगी। SFT करके एक फॉर्म होता है जो ये बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस जो है वो जमा करती है, जिनमें उनकी लायबिलिटी होती है कि उन्हें ये डिक्लेरेशन देना होता है कि उनके पास जितने भी सेविंग अकाउंट है जहां पर 10 लाख रुपए से ज्यादा के कैश डिपॉजिट है या करंट अकाउंट है 50 लाख से ज्यादा के कैश डिपॉजिट है, तो वो उन्हें रिपोर्टिंग करनी होती है जो आपके 26AS या AIS में रिफ्लेक्ट होता है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा डिपॉजिट करते हैं एक दिन में, तो उस केस में यहां पर आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है। पैन कार्ड अगर आपने दिया है, 50,000 से ज्यादा डिपॉजिट किया है, तो यह भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक कर सकता है। अब यह ध्यान रखिएगा यहां पर इनकम टैक्स के अंदर लिमिट कितनी अलाउ करी गई है, 10 लाख की तो हमने बता दी। अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं, सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो जो हो, 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया और 5 लाख रुपए तक आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी नोटिस नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा ये जनरल पब्लिक के लिए जिनकी एज 60 साल से कम है। 3 लाख की लिमिट 60 से लेकर 80 के बीच में है और 5 लाख की लिमिट दी गई है 80 के ऊपर वालों की, क्योंकि यहां तक आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो एग्जेम्प्ट होती है पूरे साल में। तो आप यहां पर नॉर्मली 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख तक अगर करते हैं और इस एज ग्रुप के हैं तो आपको नोटिस आने के बहुत ही कम चांस होते हैं। बहुत रेयर केस में शायद हो सकता है आपको नोटिस आए, लेकिन यहां पर आपको नोटिस नहीं आएगी। अगर आपने 10 लाख से कम भी किया है लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा है, मान लीजिए किसी का 4 लाख का है, 4 लाख कैश डिपॉजिट किया है, 6 लाख कैश डिपॉजिट किया, तो वहां पर भी नोटिस आ सकती है। यह मत समझिएगा कि 10 लाख से ऊपर ही है तभी आपको नोटिस आएगी, 10 लाख से कम होगी तो नहीं आएगी, नहीं ऐसा नहीं है। तो हमने आपको बता दिया 2.5 लाख तक यहां पर सरकार छूट देती है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, वहां तक आपको परेशान नहीं करेगी। पर इससे ज्यादा आप करते हैं तो यहां पर आपको नोटिस आ सकती है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कांटेक्ट कैसे करेगा आपको? ईमेल से, SMS के थ्रू आपसे सोर्स पूछेगा, एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा कि ये सोर्स एक्सप्लेन करिए। अगर आपने सोर्स एक्सप्लेन नहीं किया तो उस केस में आपको नोटिस भेजी जाएगी 68 के अंदर और यहां पर आपको 78% का टैक्स लगा दिया जाएगा। यानी आपने अगर 10 लाख से ज्यादा पैसा जमा किया है तो उस केस में यहां पर 78% आपको टैक्स देना पड़ सकता है। 60% टैक्स रेट, 25% सरचार्ज और 4% आपका एजुकेशन सेस। ये हो जाएगा आपका अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। इसको कैसे ITR में दिखाएंगे ये भी आगे हम आपको बताएंगे कि अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट कहां आपको दिखाना होता है। जहां पर आपने कैश डिपॉजिट किया है लेकिन आपका जो कैश है वो अनएक्सप्लेन है, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आपको यहां पर पेनल्टी लग सकती है। तो यह ध्यान रखिएगा सेविंग अकाउंट के अंदर और करंट अकाउंट के अंदर आप 10 लाख और 50 लाख तक जमा करेंगे तो चलेगा, इससे ज्यादा करते हैं तो उस केस में आपको नोटिस आ सकती है। अब इसमें बचने का क्या तरीका है, आइए ये भी जान लेते हैं। हमने आपको क्या बताया है, सेविंग अकाउंट में पूरे साल में 10 लाख की आपकी लिमिट है और करंट अकाउंट की बात करें तो 50 लाख की लिमिट है। तो यहां पर जो है आपको यह देखना है कि अगर आप अलग अलग बैंकों के अंदर ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें अगर जमा करते हैं, मान लीजिए इसमें 8 लाख जमा किया है, इसमें 6 लाख जमा किया, इसमें 5 लाख जमा किया है, टोटल भले ही आपका 10 लाख से ज्यादा क्यों ना है, यहां पर कोई भी बैंक जो है वो रिपोर्टिंग नहीं करेगी क्योंकि कोई भी बैंक एक दूसरे से लिंक नहीं है। अगर ये बैंक लिंक होती तो उस केस में यहां पर ओवरऑल लिमिट जो है वो 10 लाख की देखी जाती, लेकिन क्योंकि बैंक लिंक नहीं है तो आप अलग अलग बैंक में खाता खुलवाकर कैश डिपॉजिट अगर करते हैं तो उस केस में आप नोटिस से बच सकते हैं, यानी आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। लेकिन यह मत समझिएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस नहीं भेजेगा, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन जो है वो यहां पर 19-20 लाख रुपए तक का हो चुका है तो यहां पर नोटिस आपको आ सकती है। लेकिन आप अलग अलग ट्रांजैक्शन अलग अलग बैंकों में करेंगे
तो रिपोर्टिंग से आप बच जाएंगे। जो बैंक रिपोर्टिंग करती है एसएफटी के अंदर वो यहां पर नहीं होगी, क्योंकि यहां पर 10 लाख से कम के ट्रांजैक्शन है। वही एप्लीकेबल होता है करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में भी ध्यान रखिएगा, अलग अलग बैंकों के अंदर करंट अकाउंट है, तो कहीं पर आपने 25 लाख रुपए जमा कर दिए, कहीं पर आपने 30 लाख जमा कर दिए, कहीं 40 लाख आपने जमा कर दिए, तो उस केस में आप रिपोर्टिंग से बच जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, आप रिपोर्टिंग से बचेंगे, लेकिन आप इनकम टैक्स नोटिस से नहीं बच सकते। इनकम टैक्स नोटिस अगर आपको आएगी तो ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर सोर्स एक्सप्लेन करना होगा। अगर आप सोर्स प्रॉपर एक्सप्लेन कर देंगे तो उस केस में यहां पर कोई भी एडिशन नहीं होगा। आइए आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो कितना कैश विड्रॉ आप कर सकते हैं, क्या लिमिट दी गई है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के अंदर। ध्यान रखिएगा, अगर आपका बैंक में खाता है, कोऑपरेटिव बैंक में है या पोस्ट ऑफिस में है, और कैश अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट से, ध्यान रखिएगा 1 करोड़ तक अगर करते हैं तो उस केस में आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा पैसा विड्रॉ किया है, मान लीजिए आपने 1 करोड़ 10 लाख रुपए पैसा विड्रॉ किया है, तो इस 10 लाख पर आपको 2% टीडीएस लग जाएगा। टीडीएस डिडक्ट करने का मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पता करना चाहती है कि पूरे साल में सेविंग है या करंट अकाउंट है, कितना कैश विड्रॉ आप कर रहे हैं। क्योंकि कैश जो भी आप विड्रॉ करेंगे इससे आपकी इनकम जो है वो यहां पर कैलकुलेट की जाती है। मान लीजिए आपने यहां पर पूरे साल में कैश विड्रॉ किया है 50 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया, लेकिन आईटीआर आप सिर्फ 5 लाख रुपए की फाइल कर रहे हैं, इनकम आपकी सिर्फ 5 लाख की है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर आपको नोटिस भेजकर पूछ सकता है कि ये 50 लाख जो आपने कैश विड्रॉ किया है, यानी आपके बैंक खाते से डेबिट हुआ है, तो उस केस में क्रेडिट भी आपका यहां पर 50 लाख से ज्यादा होगा या 1 करोड़ से ज्यादा होगा, तो वो आपकी ये इनकम मान सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कैश विड्रॉल जो है वो आपको लिमिट के अंदर करना है। ज्यादा करेंगे, एक्सेस करेंगे, और अगर आपने रिटर्न कम की दिखाई है तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो कैश क्रेडिट जो हमारा हुआ था, जिसकी वजह से हमने कैश विड्रॉ किया था, हो सकता है मेरी एफडी मैंने तोड़कर यहां पर कैश पैसा, एफडी जो तोड़ी थी उसके बाद मेरा क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया था जिसकी वजह से मैंने कैश विड्रॉ किया है, या मैंने बैंक से लोन लिया था, वो भी हो सकता है, आपको गिफ्ट मिला है आपके पिताजी से, आपकी माताजी से, जिसकी वजह से आपका कैश डिपॉजिट हुआ, फिर आपने कैश विड्रॉ किया। तो ये एक्सप्लेनेशन प्रॉपर आपके पास होगा तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर ध्यान रखेगा, ये 1 करोड़ की लिमिट जो है, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उस केस में 3 करोड़ की लिमिट देखी जाएगी। और यहां पर सभी सेविंग और करंट अकाउंट को मिलाकर ये 1 करोड़ की लिमिट दी गई है। तो 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपने कैश विड्रॉ किया है तो सीधे सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपने पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल नहीं करी है तो उस केस में लिमिट चेंज कर दी गई है। लिमिट क्या होगी, 20 लाख तक आपका कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। 20 लाख से अगर 1 करोड़ के बीच में अगर आपने किया है तो 2% डिडक्ट होगा टीडीएस, और 1 करोड़ से ज्यादा अगर कैश विड्रॉ है तो 5% टीडीएस डिडक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, ये 1 करोड़ की लिमिट बढ़कर 3 करोड़ कर दी गई है अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं यहां पर एक एक करके। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है, हर्षित ने यहां पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए जमा किए हैं, जिसमें से 10 लाख रुपए एक्सेस किए हैं, तो ये 10 लाख पर 2% लगेगा। आईटीआर रेगुलर फाइल कर रहे, 20,000 टीडीएस डिडक्ट होगा। प्रणव ने यहां पर 90 लाख रुपए जो है वो कैश विड्रॉ किए हैं, 90 लाख 1 करोड़ से कम है, यहां पर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, एबीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एसबीआई बैंक से 2 करोड़ 70 लाख रुपए जो है कैश विड्रॉ किए गए हैं, यहां पर 3 करोड़ की लिमिट देखी जाएगी। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उस केस में नील टीडीएस रहेगा। अब दूसरा एक और एग्जांपल, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 3 करोड़ 10 लाख रुपए आपने कैश विड्रॉ किए, तो ये 10 लाख है, क्योंकि 3 करोड़ की लिमिट देखनी है, तो 10 लाख पर 2% 20,000 रुपया आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। ये अभी तक हम बात करें जिन लोग आईटीआर रेगुलर फाइल कर रहे हैं। वैभव ने यहां पर कोऑपरेटिव बैंक से पैसा विड्रॉ किया है, 2 करोड़ 10 लाख रुपए, 1 करोड़ से ज्यादा हो गया, इंडिविजुअल है, इसलिए 1 करोड़ 10 लाख पर 2% का टीडीएस काटा जाएगा। ए लिमिटेड है, कोऑपरेटिव बैंक से यहां पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए जो है कैश विड्रॉ किए हैं, तो एक्सेस 5 लाख पर 2% आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। अब बात करेंगे कि यहां पर अगर आपने रेगुलर आईटीआर फाइल नहीं करी तो उस केस में कैसे देखा जाएगा। डीए फर्म है जिसने यहां पर 90 लाख रुपए जो है वो कैश विड्रॉ किए हैं। अब ये फर्म रेगुलर 3 साल की आईटीआर फाइल नहीं करी गई है, तो इस केस में
20 लाख तक तो आपको कोई टीडीएस नहीं लगेगा, बाकी का 70 लाख पर आपको लगेगा 2%। तो 70 लाख पर 2%, 1,40,000 का टीडीएस आपका डिडक्ट होगा। वरुण है जिसने रेगुलर आईटीआर फाइल नहीं करी, 1,20,00,000 का यहां पर कैश विड्रॉ किया है, तो 20 लाख तक तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 80 लाख पर 2% और 20 लाख पर 5%, 2,60,000 का यहां पर टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो अगर रेगुलर आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो उसके इसमें आपका ज्यादा टीडीएस डिडक्ट होने के चांसेस आ जाते हैं। राकेश है जिन्होंने 45 लाख रुपए सिर्फ यहां पर कैश विड्रॉ किए, 20 लाख से ज्यादा देखना है तो 25 लाख पर 2%, 50,000 ये आपका डिडक्ट किया जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी है 3,30,00,000 है, तो 30 लाख है तो यहां पर ध्यान रखिएगा 20 लाख तक तो आपको 0% रहेगा। फिर यहां पर आपको 2,80,00,000 पर 2% का टीडीएस लगेगा और 30 लाख पर 3 करोड़ से ज्यादा है तो वहां पर 5%, तो 2,80,00,000 पर 2%, 30 लाख पर 5%, टोटल 7,10,000 रुपए तक का टीडीएस आपका डिडक्ट किया जाएगा। कुछ एग्जांपल है जहां पर आप कैश विड्रॉ पर टीडीएस डिडक्ट होता है, ये हमने आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा दिया। जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे, तो कितनी कैश लिमिट इनकम टैक्स के हिसाब से दी गई है। अगर आप कोई भी खर्चे का डिडक्शन लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन लेना चाहते हैं, डिसअलाउ ना हो इसके लिए क्या कैश लिमिट दी गई है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर हम देखेंगे कैश लिमिट। तो यह लिमिट से ज्यादा अगर आपने कैश में ट्रांजैक्शन किए हैं तो उस केस में जो भी खर्चा है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा या फिर नॉन डिडक्टेबल रहेगा, उसको यहां पर आप अलाउ नहीं किया जाएगा। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 13A, अगर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डोनेशन रिसीव करती है 2,000 रुपए से ज्यादा, तो उस केस में पॉलिटिकल पार्टी को एग्जम्पशन अलाउ नहीं किया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी की जो इनकम होती है वो एग्जम्प्ट होती है। अगर वो 2,000 रुपए से ज्यादा कैश में अगर पैसा डोनेशन लेती है तो एग्जम्पशन अलाउ नहीं किया जाएगा। 35AD के अंदर एक स्पेसिफाइड बिजनेस है जिसके अंदर अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 36 और सेक्शन 80D, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कैश में अलाउ नहीं है। सेक्शन 36 बात करता है अगर आप बिजनेस पर्सन है, कैश में अगर आप करेंगे तो उसके इसमें आपको डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। 80D में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम भी अगर आप कैश पेमेंट करके यहां पर प्रीमियम दे रहे हैं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। 40A3 ध्यान रखिएगा सभी बिजनेस वालों के लिए, कोई भी एक्सपेंडिचर का खर्च आप कैश में 10,000 से ज्यादा नहीं दे सकते एक दिन में एक व्यक्ति को। अगर ट्रांसपोर्टर है तो उसके इसमें 35,000 की लिमिट है, 35,000 से ज्यादा एक व्यक्ति को एक दिन में आप नहीं दे सकते। अगर देंगे तो क्या होगा, आपका खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कैश में किया है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, एसी है, ऑफिस इक्विपमेंट्स है, 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में किया है तो उस केस में आपकी एक्चुअल कॉस्ट में से कम कर दिया जाएगा और इस पर आपको डेप्रिसिएशन भी अलाउ नहीं किया जाएगा। 80GGB, 80GGC अगर आप इंडिविजुअल अगर कोई यहां पर कंट्रीब्यूशन करता है या कंपनी कोई कंट्रीब्यूशन करती है पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो कैश में नहीं कर सकती। अगर कैश में करेगी तो डिडक्शन ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको अलाउ नहीं किए जाएंगे। सेक्शन 269 एसएस सेक्शन 269T कहता है कि अगर आपने लोन रीपेमेंट किया है या फिर आपने लोन लिया है तो 20,000 रुपए से ज्यादा आप कैश में ना ले सकते हैं ना उसका रीपेमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो 100% की पेनल्टी आपको लग सकती है। यानी 20,000 से ज्यादा आपको अकाउंट पे चेक बैंक के माध्यम से करना है, कैश से नहीं करना है। करेंगे तो जितना आपने किया है 100% आपको पेनल्टी देनी होगी। लास्ट यहां पर 269ST है, कैश पैसा रिसीव करते हैं एक व्यक्ति से एक दिन में, सिंगल ट्रांजैक्शन है, सिंगल इवेंट पे करते हैं, 2 लाख रुपया या उससे ज्यादा का कैश आपने किसी से रिसीव कर लिया है तो 100% की पेनल्टी आपको लग जाएगी। यानी अगर आप शादी ब्याह में गिफ्ट भी अगर आपको कैश में 2 लाख रुपए तक का या उससे ज्यादा का मिल रहा है तो उस केस में 100% आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो कितना गिफ्ट आप ले सकते हैं शादी ब्याह में, 1,99,999 एक व्यक्ति से आप ले सकते हैं, मदर से ले सकते हैं, फादर से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने 5 लाख रुपए ले लिए तो उस केस में 5 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। तो कैश पैसा रिसीव नहीं करना है। अगर माल आपने बेचा है, गुड्स आपने बेचा है और पैसा इसका कैश में आपको दिया जा रहा है 5 लाख 10 लाख,
100% पेनल्टी आपको लग जाएगी। तो ये कुछ कैश लिमिट है जो आपको ध्यान रखना है। अगर इस लिमिट से ज्यादा आप करेंगे तो जो भी आपके खर्चे हैं वो डिसअलाउ कर दिए जाएंगे, डिडक्शन है वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आ जाते हैं अब अपने आखिरी पॉइंट पे। तो यहां पर आप कैश विड्रॉवल जो है वो आईटीआर में कैसे दिखाएंगे, कैश डिपॉजिट हमने बताया था, कैसे आईटीआर में दिखाएंगे आइए जानते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं सेक्शन 194N के तहत आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट होता है। लिमिट हमने बता दी, रेगुलर आईटीआर फाइल है 1 करोड़ से ज्यादा है तो टीडीएस जो भी आपका डिडक्ट हुआ है, आईटीआर फाइल नहीं करिए रेगुलरली तो 20 लाख से लिमिट आपकी चालू होती है। तो जो भी टीडीएस यहां पर मान लीजिए आपका डिडक्ट हुआ है तो इस टीडीएस को आपको क्लेम करना है, या कैश विड्रॉल आपके एसएफटी में दिख रहा होगा तो उस केस में क्या करना है। मान लीजिए कैश विड्रॉल आपने पूरे साल में किया है 50 लाख रुपया, तो क्या ये कोई आईटीआर में आपको इसको दिखाना है? नहीं, आपको यहां पर आईटीआर में नहीं दिखाना। आपने ऑलरेडी इनकम जो है वो डिक्लेयर करके रखी होगी, वहीं से आपने ये पैसा जो है कैश विड्रॉ किया होगा या आपने लोन लिया होगा। यहां पर आपको जो है वो टीडीएस क्लेम करना होगा। और टीडीएस कैसे क्लेम करना है, जिसके लिए ध्यान रखिएगा आईटीआर 1 आप फाइल नहीं कर सकते, 4 फाइल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको जाना होगा आईटीआर 2 और आईटीआर 3 में। अब यहां पर आपको जो है टीडीएस के कॉलम में आना है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, जहां पर टीडीएस एट सोर्स ऑन इनकम अदर देन सैलरी के अंदर आपको आना होगा। एड अनदर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर आपके सामने एक टैब खुलकर निकल कर आ जाएगा। अब यहां पर आपको डिक्लेरेशन देना जो भी टीडीएस आपको क्लेम करना है। ध्यान रखिएगा जो भी कैश विड्रॉ है ये हमारी कोई इनकम नहीं है, इस वजह से हमें इसको आईटीआर में कहीं पर भी दिखाना नहीं होता है। लेकिन इसका जो टीडीएस कटा है ये आप क्लेम कर सकते हैं। तो आपको हेड चुनना है, हेड ऑफ इनकम जो है वो प्रॉपरली चूज करना है। ये कौन सा चूज करना है? हाउस प्रॉपर्टी नहीं चूज करना है, कैपिटल गेन भी नहीं करना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी नहीं करना है, बिजनेस इनकम भी नहीं करना है, एग्जम्प्ट इनकम भी नहीं करना है। आपको यहां पर करना होगा नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है 194N के अंदर। ये हेड ऑफ इनकम आपको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करेंगे तो उस केस में जो भी टीडीएस कटा है वो आपका क्लेम हो जाएगा। तो यहां पर आपको कैश विड्रॉल की कहीं पर भी रिपोर्टिंग नहीं करनी होती है इनकम टैक्स रिटर्न में। आइए अब बात करते हैं यहां पर अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है तो वो आप कहां दिखाएंगे। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहां पर आपको 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% टोटल आपको 78% का जो टैक्स लगेगा अगर आपका जो भी कैश डिपॉजिट है वो हुआ आपका अनएक्सप्लेन, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी बेची है, यहां पर प्रॉपर्टी सेल करी है। अब इस प्रॉपर्टी का जो पैसा है वो बैंक में आपके आया है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो है वो आपके बैंक में आए हैं और कैश में आपने 20 लाख रुपए ले लिए थे और ये कैश पैसा जो है आपने जमा कर दिया बैंक अकाउंट में डालकर। तो अब यहां पर ये कैश पैसा जमा कर दिया है। अब आप इसको प्रॉपर सोर्स आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्री करवाई है 1 करोड़ 20 लाख की, तो इसका सोर्स आपके पास होगा नहीं और जिसने बायर ने आपको पैसे दिए हैं वो भी यहां पर डिस्क्लोज नहीं करेगा। इस वजह से ये 20 लाख रुपया हो जाता है अनएक्सप्लेन। और ये अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट आपको दिखाना है इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीई, जहां पर आपको कैश क्रेडिट सेक्शन 68 के अंदर दिखाना होगा। यहां पर आप ये 20 लाख रुपया दिखाएंगे, फिर इस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा 78% के हिसाब से और जो भी ब्याज व्याज लगेगा वो सारी चीज लगकर जो भी आपका टैक्स निकल कर आएगा। तो यहां पर कैश क्रेडिट में, क्योंकि यहां पर कैश जो डिपॉजिट होता है वो आपका बैंक खाते में होता है और बैंक खाते में कहां जाता है? क्रेडिट साइड। तो यहां पर क्रेडिट साइड जाता है तो ये हो गया आपका कैश क्रेडिट। तो ये कैश क्रेडिट के अंदर कैश डिपॉजिट की एंट्री आपको दिखानी पड़ेगी अगर आपका अनएक्सप्लेन है तो उस पर आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल जानकारी दी कैसे आप कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट जान सकते हैं इनकम टैक्स के अंदर, ताकि आपको कभी भी इनकम टैक्स की नोटिस ना आए। इस लिमिट के अंदर अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप हमेशा इनकम टैक्स की नोटिस से बचे रहेंगे। लिमिट से ज्यादा करेंगे तो उसके इसमें इनकम टैक्स की नोटिस आपके पास आ सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।